Good morning, a very very good morning you all. A very very good morning. So how are you? कैसे हैं आप सब? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बताएं कैसे हैं और आपके दिन की शुरुआत कैसी हो रही है. गुड मॉर्निंग साहिल, फौजिया शेख, आशुतोष, शिव, एवरीवन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मैथमेटिक्स वालों के लिए भी है बिल्कुल. हाँ, ये सर नेट. अगर आप मैथमेटिक्स से कर रहे हो, फिजिकल साइंस से, केमिकल साइंस से या लाइफ साइंस से, तो सबों के लिए ये जो सेशंस है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल. क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड अलग आएगा, लाइफ साइंस के लिए अलग आएगा. सबों के लिए एक जैसा हो. ठीक है, तो सबों के लिए ये हेल्पफुल है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. हम सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले तो सेशन में ज्वाइन हो जाए और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे और भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ सकें. तो सभी लोग जुड़ गए हैं क्या यहाँ पे? ओके, चलिए. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे CSR का एक नया बैच लॉन्च हो गया है ऑलरेडी कल 27 मार्च. तो अगर आप इनरोल अभी भी नहीं हुए हो तो अब ज़्यादा लेट मत करिए, क्योंकि ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है. ठीक है, तो बात करी जाए. कल मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, तो बताइए ज़रा फटाफट से. मैंने अभी कमेंट सेक्शन चेक किया, केवल 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने उस सवाल का आंसर किया. बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. देखो, PYQ करके जाना है हर हाल में, जितने भी आपको मिले, जहाँ जहाँ से मिले. एप्टीट्यूड के अगर आपने PYQ कर लिए तो बिलीव में अच्छा स्कोर कर लोगे. गुड मॉर्निंग. तो क्वेश्चन क्या था? देखो, सवाल ये था. किस किसने किया, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में पहले तो बताएं. किस किसने किया का आंसर, और क्या आंसर है अगर किया है तो. गुड मॉर्निंग. देखो, सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान भी है. हमसे क्या कह रहा है, जरा आप ध्यान से देख लीजिए. कह रहा है अ माउस हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी. एक माउस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है विदाउट रिट्रेसिंग एनी पार्ट ऑफ द पाथ. इसका मतलब क्या होता है विदाउट रिट्रेसिंग? यानी कि एक पाथ पे जब वो जा चुका है, उस पाथ पे दोबारा से वो नहीं आ सकता, यानी कि दोबारा उस पाथ को दोहराएगा नहीं. कंडीशन ये है. एंड नेवर मूविंग बैकवर्ड्स, और दोबारा से पीछे की तरफ नहीं आया है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कि इस तरह से जाके इस तरह आता है, तो दोबारा से अपने पाथ पे वापस नहीं जा सकता. दो कंडीशन से, ना तो रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, ना दोबारा से अपने बैकवर्ड पाथ पे आएगा. दो कंडीशन हो गई. यानी कि सिंपल सी बात है, वो सीधे हमेशा आगे की तरफ ही चलेगा. What is the total number of distinct paths that the mouse may take to go from A? सिंपल सा क्वेश्चन है कि A से B तक उसको जाना है, तो बताइए कितने मैक्सिमम तरीके से, कितने मैक्सिमम अलग अलग तरीकों से वो जा सकता है. ओके, आंसर कह रहे हैं सर 24, 24, 48. देखो, ध्यान से देखना. अब मैं इस माउस को चलाना शुरू करता हूँ. जैसे ही ये इस पॉइंट पे आता है, इसके पास दो चॉइस है. या तो वो इस पाथ से आ जाए ऐसे, या तो इस पाथ से चला जाए ऐसे. यानी कि ही हैव टू नंबर ऑफ चॉइसेस, टू चॉइसेस. जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा, तो इस पॉइंट पे आके इसके पास चार चॉइसेस हैं. या तो यहाँ से आ जाए, या यहाँ से आ जाए, या इन दो रास्तों से आ जाए. यानी कि यहाँ इसके पास 4 नंबर ऑफ चॉइसेस हैं. इतनी बात समझ में आती है? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 3 चॉइस हैं, और यहाँ पे 2 चॉइस है. या तो ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए. So the total number of choices are 2, 4, 3, 2. अगर सबों को मैं एक साथ कंबाइन कर दूंगा, तो मेरे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, कितने रास्तों से वो जा सकता है. जस्ट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. कितना हो जाएगा भाई? 8 and 6, यानी कि 48. तो देर आर 48 ways टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अच्छा, अगर ये समझ में आया तो साथ में मुझे लगे हाथ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, विच टॉपिक. हाँ, 2, 4, 3, 2, राइट. बताएं भाई, किस टॉपिक का ये सवाल है.
गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए और सेशन को शेयर और लाइक भी करिए, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ पाए। आज जो संख्या है काफ़ी कम लग रही है मुझे अभी। बताइए भाई, किसी ने मुझे बताया नहीं किस टॉपिक का ये सवाल है, किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। देखो, दिस इज फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का ये सवाल है, इसमें मैं नंबर ऑफ वेज निकाल। राइट, गुड। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उसका आंसर सही ही करो, जो भी आपके मन में आता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जिस दिन आपने आंसर करने शुरू कर दिए, यानी कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और करने की कोशिश करी होगी, दैट इज इनफ। यही मुझे चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट कोशिश करो। सही आए आंसर, गलत आए, क्या होगा? जैसे गलत आएगा, रोज गलत आएगा, लेकिन जब अगले दिन जब मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को, तो एक नया क्वेश्चन आपको हमेशा भर के लिए हो जाएगा वो, कि हाँ समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं करोगे, मैं नया क्वेश्चन बताऊंगा तो अभी याद रहेगा, फिर बाद में आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ठीक है, चलिए। देखो, आज का अगर मैं टॉपिक बोलूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सीरीज। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नंबर सीरीज, यानी कि बेसिकली हम सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सीरीज के अंदर क्या क्या करेंगे हम? नंबर सीरीज, एंड नंबर टू अल्फाबेट सीरीज, एंड नंबर थ्री सिंबल सीरीज। ठीक है, दिख रहा है? तीन तरह के हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और सारे के सारे होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे सवाल बनते हैं एग्जाम में वैसे ही हमें अभी करने हैं। ठीक है, वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड सिंबॉलिक सीरीज। चलिए, तो बताइए कमेंट सेक्शन में रेडी है तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और सीरीज के क्वेश्चन में बहुत ही मजा आता है करने में। आर यू रेडी गाइस? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, बताएं। हाँ, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। यहाँ पे आपने अगर मेरा सेशन कभी देखा होगा तो मैंने बताया था कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, तो शुरुआत में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले ये मैंने मेथड आपको बताया। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जरा इसको फटाफट से करें। यू हैव 60 सेकंड टू क्रैक द लॉजिक बिहाइंड दिस सीरीज। सीरीज के पैटर्न को आपको क्रैक करना है कि आखिर क्या लॉजिक लग रहा है। अगर वो क्रैक कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी और पेन लेके बैठे, जिससे कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। एक जगह जब लिखोगे तब समझ में आएगा चीजें। चलिए, मार्क योर आंसर इन द पोल और आंसर इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। सीरीज कह रहा है 1, 5, 14, 30, 55। किस तरह से इसको क्रैक किया जाए भाई? इस सीरीज
बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब आइदर समथिंग प्लस हो रहा है या इसमें माइनस हो रहा है। ये इंक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि बढ़ती हुई क्रम में दिख रही है, यानी कि ये कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है इस नंबर्स में। ऐसा हम मान सकते हैं 90% केसेस में, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है यानी कि कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। 91 91 C3 ओके। देखो अब जरा यहाँ पे देखें ध्यान से, 1 से 5 है सर, यानी कि गैप कितने का है सर, 4 का। 5 से जा रही है 14, यानी कि हेयर द गैप इज ऑफ 9, 9 का यहाँ पे गैप है। 14 से 30 के बीच में 16 का गैप, और 30 से 55 के बीच में 25 का गैप। तो ये नंबर्स देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये नंबर्स लग रहा है किसी ना किसी के स्क्वायर है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, एंड इसका मतलब 2 स्क्वायर। समझ में आ गया लॉजिक? 2 3 4 5 देन इट मस्ट बी 6। ये होना चाहिए 6 स्क्वायर यानी कि 36। सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 55 प्लस 36 यानी कि 91। सिंपल। इनके बीच में डिफरेंस निकालने के बाद हमको समझ में आ गया कि ये सीरीज का जो पैटर्न बन रहा है ये स्क्वायर सीरीज बन रहा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर, 2 3 4 5 6 यानी कि 90। ठीक है, आसान है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ना। हर जगह एक जैसा लॉजिक लगे जरूरी नहीं है, खासकर सीएसआर में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज नहीं देता हमेशा। वो चाहता है कि आप कुछ नया सोचो हमेशा। अगर कभी डिफरेंस या उसके सम में कुछ नहीं मिल रहा यानी कि कुछ और लॉजिक सोचने की जरूरत है। तो देखिए जरा सवाल को, टेक योर टाइम। रिपीट कर दूं, दोबारा से मैं भी रिपीट करता हूँ इस सवाल के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। पहले आपको निकालना है उनके बीच में डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो वहाँ पे वो जो डिफरेंस है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, 4 5। तो ऐसे अगर सीरीज चलती जाएगी तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 6 स्क्वायर यानी कि 36। करिए भाई इससे फटाफट से। क्या कह रहा है सवाल, 24 30 33 39 एंड 50। तो क्वेश्चन को देख के पहला अप्रोच आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ। क्या यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करूँ, क्या यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करूँ। ये चीज़ आपको अगर समझ में आने लगी, जिसको मैं अप्रोच कहता हूँ, वो फिर आप इजीली करेक्ट कर दोगे। अभी हम उस सवाल पे दोबारा से आते हैं फौजिया, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आंसर कर रहे हैं इसका। ओके चलिए अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखें। 24 30 33 39 एंड 51। सबसे पहले देखो ये सीरीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि 24 30 33 39 51। सर आप धीरे धीरे और तेज तेज किसे बोलते हो, ये धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं, जैसे कि तेज तेज की एक सीरीज का एग्जांपल देता हूँ, 1 5 25 500 1025। यानी कि आपको दिख रहा है एक के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 25, 25 के बाद सीधे 500, 500 के बाद सीधे 1025। इस तरह की सीरीज को बोला जाता है फास्ट। जो फास्ट सीरीज है जो एकदम से बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये सीरीज तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्यों ना इसके बीच का हम डिफरेंस चेक कर ले। 24 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 6। 30 और 33 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3।
33 and 39, the difference is of 6, and here the difference is of 11 and 12. 6 3 6 12 कुछ समझ में नहीं आता, बहुत अजीब सा सीरीज बन रहा है 6 3 6 12, ये कोई पैटर्न ही नहीं समझ रहा है हमें। इसका मतलब हमको कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर ध्यान से देखोगे 6 3 6 कहाँ से आ रहा है? अगर आप इन नंबर्स के डिजिट के सम करोगे, डिजिट सम करोगे तो देखो क्या मिलेगा। 2 + 4 6, 3 + 0 3, 3 + 3 6, 9 + 3 12, 5 + 1 then it must be 6। तो सभी नंबरों को मैं कर रहा हूं प्लस, जैसे कि 39 + 12 दैट विल बी 51, देन 51 + 6 विल बी 57। सिंपल सी बात। आइए बात समझ में बताएं, इज इट क्रिस्टल क्लियर? यानी कि डिजिट के सम को उस नंबर में प्लस कर देना है। 24 के डिजिट के सम को 6 को प्लस कर दीजिए तो अगला नंबर मिल जाएगा 30। वैसे ही 30 में 3 और 0 के डिजिट के सम को यानी कि 3 को प्लस कर दें तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसी सीक्वेंस से अगर चला जाए तो आंसर आएगा 57। कोई परेशानी दिक्कत तो मुझे बताइए। और जो पिछला क्वेश्चन आप कह रहे थे उसमें देखो डिफरेंस हमने निकाला 4 9 16 25 और 36। देखो नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, उस नंबर को प्लस करके आ रहा है ना, यानी कि 30 में जब मैं 25 को प्लस कर रहा हूँ तभी तो 55 आ रहा है। वैसे ही अगला नंबर निकालने के लिए 55 में इस 36 को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तभी तो 91 आएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि इस नंबर को प्लस करना है, 1 प्लस इनका डिफरेंस 4, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 5, 5 + 9 दैट विल बी 14। इसी तरह से 55 में 36 को प्लस किया जाएगा तब आंसर आएगा 90। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीक्वेंस को पहचानिए। What is the next term in the following sequence? 7 11 13 17 19 23 29। सीरीज ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि पहला जो हमारे मन में दिमाग में एक चीज आता है वो ये आ सकता है कि प्लस माइनस हो सकता है, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको नंबरों की बहुत अच्छी समझ है तो आप सीरीज को एक बार में देख के समझ पाओगे कि ये जो नंबर्स हैं बड़े अटपटे से हैं। क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो जाते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो वो नंबर अलग से ही देखने में आपको पता लग जाएंगे। 7 11 13 17 19 23 29, यानी कि सारे के सारे जो सीरीज है प्राइम नंबर सीरीज। देखो प्राइम नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या तो खुद से कट जाते हैं पूरी तरह से या केवल 1 से कटेंगे, किसी और नंबर से नहीं। दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। देखो 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आता है, क्योंकि 7 के बाद आता है 8 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, 9 10, यानी कि नेक्स्ट नंबर विल बी 11। 11 के बाद आएगा 13 17 19 23 29
द नेक्स्ट नंबर विल बी 30 को छोड़ दीजिए, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 31। सिंपल सी बात। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जी। जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो 7। 7 को अगर मुझे किसी नंबर से काटना है, या तो वो खुद से कटेगा पूरी तरह से, या केवल वो 1 से कट सकता है, किसी और नंबर से वो नहीं कटेगा। दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इससे एक सवाल मैं पूछता हूँ, 1 इज अ प्राइम नंबर, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? इस सवाल का जवाब दे जरा, यस और नो। क्या 1 एक प्राइम नंबर है, हाँ या ना? बताओ भाई। राइट, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस चीज को याद रखना कि 1 इज अ प्राइम नंबर, नो, आंसर इज नो। ठीक है, एक को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, बताइए जरा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? बताइए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? यानी कि प्राइम नंबर जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ओके, आंसर आ रहे हैं 2 सर, वेरी गुड। यानी कि अगर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 1 के बाद नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है 2, क्योंकि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। या तो 1 से कटेगा या केवल ये 2 से ही कट पाएगा इटसेल्फ। इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट प्राइम। कोई दिक्कत की बात, परेशानी इसमें? ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, इन टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम करते हुए जाएंगे, जिससे बाकी की चीज़ भी आपको समझ में आती रहे। अगले सवाल पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, करिए इसको। गुड मॉर्निंग आशमा, गुड मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन को करें, क्या कह रहा है? A lucky man finds 6 pots of gold coin. He counts the coin in the first 4 pots to be 60, 30, 20, and 15 respectively. If there are if there is a definite progression, what would be the number of coin in the next 2 pots? देखो साफ साफ कह रहा है, there is a definite progression, यानी कि ये कुछ सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है। एक डेफिनेट प्रोग्रेशन बन रहा है, तो हमको बताइए अगले 2 पॉट में कितने नंबर ऑफ कॉइन होंगे।
क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। ओके, दो आंसर के बीच में यहाँ पे कंफ्यूजन है, यानी कि 1 और 4। अब यहाँ पे देखो, सवाल कह रहा था अ लकी मैन फाइंड 6 पॉट। एक लकी मैन को 6 गोल्ड कॉइन के पॉट्स यहाँ पे मिले। कह रहा ही काउंट्स द कॉइन इन द फर्स्ट 4 पॉट्स टू बी 60, 30, 20 एंड 50। ठीक है, शुरू की जो 4 पॉट है उसमें उसको कॉइन मिले हैं 60, 30, 20 और 15। तो कह रहा है देर इज अ डेफिनेट प्रोग्रेशन, यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द नेक्स्ट 2 पॉट? अगले 2 पॉट में कितने कॉइन्स होंगे अगर ये सीरीज यहाँ पे बन रहा है? तो देखो 60 से 30, 30 से 20, 20 से 15, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग सीरीज यानी कि कम हो रही है। 60 से कम हो गया 30, 30 से कम 20, 20 से कम 15, तो आगे क्या होगा? देखो ऐसे देख के तो हमको लगता है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जो आपके मन में एग्जाम में सबसे पहला थॉट आएगा दैट विल बी डिफरेंस सीरीज। आप कहोगे 30, 10, 5, ये सीक्वेंस से तो कुछ समझ में नहीं आता। 30 के बाद 10, 10 के बाद 5, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आप कुछ और सोचोगे। तो आप क्या सोचोगे? हो सकता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो बराबर होता है, यानी कि व्हाट, 30 डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर, 15 डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर। क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है? लेट्स चेक। दिस इज 1/2, दिस इज 2/3, दिस इज 3/4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। न्यूमरेटर वाले पार्ट में 1, 2, 3, देन इट मस्ट बी 4। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 2, 3, 4, देन इट मस्ट बी 5। यस और नो? सीरीज समझ में आया? यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आखिर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशियो में आपको दिख रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। इसी सीक्वेंस में चलते गए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। सिंपल सी बात। अगर इस नंबर को मैं x मान लूँ और इस नंबर को मैं y मान लूँ, तो जरा ध्यान से मुझको सोच के बताइए, क्या ये नंबर x डिवाइडेड बाई प्रीवियस नंबर 15, क्या ये इस रेशियो के बराबर होगा कि नहीं अगर इसी सीक्वेंस से चलते गए? तो यहाँ से पहले x का वैल्यू कैलकुलेट करिए। 3 टाइम्स कटा, 4 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया हमारा x का 12, यानी कि h शुड बी 12। x का वैल्यू आ गया तो अगला नंबर निकालना आसान है। क्या करेंगे? y डिवाइडेड बाई प्रीवियस नंबर यानी कि 12, दैट विल बी इक्वल टू 5/6, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y का वैल्यू आ गया 10। y विल बी इक्वल टू 10, 12 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बताएं, बात समझ में आई? कैसा था सीरीज? हाँ, शानदार। वी हैव टू जस्ट फाइंड द रेशियोज। रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, रेशियो का मतलब जैसे कि ABCDE ऐसा सीरीज है ना। मैं रेशियो का मतलब ये बोलता हूँ, रेशियो इज बेसिकली दिस नंबर डिवाइडेड बाई प्रीवियस नंबर, इसको बोला जाता है रेशियो। नेक्स्ट रेशियो क्या हो जाएगा? दिस नंबर डिवाइडेड बाई द प्रीवियस नंबर। नेक्स्ट रेशियो विल बी दिस नंबर डिवाइडेड बाय द प्रीवियस नंबर। इस रेशियोज में कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगले सवाल पे बताइए। कोई दिक्कत परेशानी तो मुझको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से।
ना, बहुत ही जबरदस्त शानदार सीरीज है। इस सवाल को करिए और मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा इसका नाम है वैसे से करेंगे भी। नाम क्या है इसका? सी एन टेल सीक्वेंस। सी एन टेल, देखो और बताओ। जैसे आप इसको बोलोगे ना, वैसे ही इसको नेक्स्ट नंबर लिखना भी। यानी कि जैसे आप बोलोगे उसी पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट नंबर क्या हो। क्या मतलब है इसका अभी समझ में आ जाएगा, तो पहले इसको ट्राई करें। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए भाई क्या आंसर होगा। बहुत ही मजेदार सीरीज है। देखो, कह रहा व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सी एंड टेल सीक्वेंस। देखो, जैसे कि ये सीरीज बन रहा है, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। ये सी एंड टेल सीक्वेंस, इस तरह का सीक्वेंस देखो बनता है कैसे। जैसे कि मैं वन को पढ़ूंगा कैसे, वन को पढ़ने का तरीका क्या है, मैं पढ़ूंगा इसको वन टाइम्स वन। पढ़ सकता हूँ ऐसा बताओ? क्योंकि एक कितनी बार लिखा है? एक लिखा है एक बार। अगर एक दो बार लिखा होता तो मैं इसको पढ़ता टू टाइम्स क्या, वन। एक अगर एक बार लिखा है तो इसको मैं पढ़ूंगा वन टाइम्स वन। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? देखो, जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिखूंगा भी, वन टाइम्स क्या, वन। नेक्स्ट नंबर विल बी वन टाइम्स वन। सिंपल। नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे लिखा है वन और वन, यानी कि कितने बार वन लिखा है? दो बार, यानी कि टू टाइम्स वन। टू टाइम्स वन। समझ में आती है बात? आगे यहाँ पे लिखा है टू, कितनी बार? एक बार। एक एक करके बात करेंगे, एक बार टू को लेंगे और एक बार वन को लेंगे। ठीक है, तो यानी कि वन टाइम्स टू, फिर वन को पकड़ेंगे वन टाइम्स वन। इस तरह से किसी किसी समझ में आ गया? जरा मुझे यहाँ पे बताएं। बताइए भाई। अगला सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पहले वन को लेंगे, यानी कि वन टाइम्स वन, ये हो गया। फिर टू लिखा है, यानी कि वन टाइम्स टू, यानी कि ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिखा है वन वन, यानी कि टू टाइम्स वन, लाइक दिस। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जरा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। जनरल एप्टीट्यूड क्लास यहाँ पे डेली चलता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता है। आइदर सी एस फॉर सी एस आर नेट और गेट और सी यू टी और एम एच सेट। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस वीक मेरा 11 AM से सी एस आई नेट के लिए क्लास है, तो यहाँ पे डेली आप यहाँ पे लाइव आके देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे वीक में। मैं दोबारा से बताऊंगा, दोबारा से इस पे आऊंगा तो सबों को समझ में फिर से आ जाएगा। देखो, जैसा पढ़ोगे वैसा लिखोगे, सीधी सी बात है। पहला है वन। अब मैं वन से ये पूरा सीरीज बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुने। नेक्स्ट सीरीज क्या बोलूंगा मैं? वन टाइम्स वन है ना, तो वन टाइम्स वन ऐसे लिखूंगा। नेक्स्ट सीरीज को क्या लिखूंगा? वन वन लिखा है दो बार, यानी कि टू टाइम्स वन।
कितने टाइम्स है उसको पहले बोलना है, उसको पहले लिखना है, और क्या है उसको बाद में लिखना है। क्या है 1 तो उसे बाद में लिखूंगा, लेकिन कितनी बार है, 2 बार है ना, तो उसको पहले बोलूंगा। 2 टाइम्स 1, सिंपल। आगे 2 लिखा है एक बार, यानी कि 1 टाइम्स क्या लिखा है 2, 1 टाइम्स 2। फिर 1 के बारे में बात करूंगा, एक बार एक लिखा है, यानी कि 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 1। आगे 1 कितनी बार लिखा है, एक बार, यानी कि 1 टाइम्स 1। 2 एक बार लिखा है, यानी कि 1 टाइम्स 2। देन 1 1 2 बार लिखा है, यानी कि 2 टाइम्स 1। वैसे ही सीरीज बनता जा रहा है ऊपर जैसा। फिर बताना है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर देखो, ये एक एक का सीक्वेंस है 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1। फिर 2 2 का सीक्वेंस है 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स 2। देन 1 टाइम्स 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? तो ऐसे सीक्वेंस आएगा तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो इसी बात पे मुझे बताएं, अगर अगला नंबर भी यहाँ पे पूछा जाता, अगर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पूछा जाता, तो क्या आंसर होता, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएं अगर ये समझ में आए। अगला जो नंबर है वो बताएं मुझे, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट सीक्वेंस, और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। ओके, 1 3 1 1 2 2 2 1। ठीक है, सबों का एक जैसा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो यानी कि सभी को समझ में आ गई बात। देखो क्या पढ़ूंगा इसको मैं, 1 टाइम्स 3 कितना, 1 टाइम्स 3। इसको पढ़ूंगा 1 टाइम्स 1। इसको पढ़ूंगा मैं 2 टाइम्स 2। एंड दिस इज 2 टाइम्स 1, यानी कि 1 3 1 1 2 2 2 1। वेरी गुड, सबों का आंसर एकदम ठीक है। देखो ऐसे आएगा आंसर, 1 3 1 1 2 2 2 1। ठीक। किसी किसी का यहाँ पे कुछ गलत है लास्ट में, तो एक बार चेक कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो इसको करें, करिए इसको, जो भी सीरीज का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे उसको देखें।
आंसर के साथ अगर आप यहाँ पे लॉजिक भी अगर बता पाओ, लिख पाओ, तो दैट विल बी द बेस्ट। वो बेस्ट रहेगा एकदम, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा है। 2, 5, 10, 17, 28, 41। then what will be the next three numbers? अगले 3 नंबर हमको बताइए। ठीक है, एड द प्राइम नंबर। ओके, वेरी गुड। तो मेजोरिटी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 58, 77 एंड 100। ओके, अब जरा यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दें। सीरीज धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है, साथ में प्राइम नंबर सीरीज भी नहीं दिख रहा है अभी तक, लेकिन डिफरेंस चेक करेंगे, हो सकता है कुछ वहां पे मिल जाए हमको। 2, 5 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 5 और 10 के बीच में डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, 10 और 17 के बीच में डिफरेंस है 7, 17 और 28 के बीच में डिफरेंस है 8 और 3 यानी कि 11। नेक्स्ट 28 और 41 यानी 11, 12, 13। ये सीरीज आपको देख के कैसी समझ में आती है भाई? ये प्राइम नंबर की सीरीज दिखती है कि नहीं? दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, यानी कि सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद जो आपको नंबर्स दिखते हैं, दीज आर प्राइम नंबर्स। सभी के सभी प्राइम नंबर्स दिखते हैं, 3, 5, 7, 11 और 13। अब सवाल ये उठता है, क्या ये प्राइम नंबर सीरीज ही है पक्का, या ये ऑड नंबर सीरीज है? क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 होना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज ही है, ये ऑड नंबर सीरीज का सीक्वेंस नहीं है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। द नेक्स्ट नंबर शुड बी 13 के बाद 14, 15, 16, फिर आएगा 17। 17 इज नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर विल बी 17 के बाद क्या होगा? 18, 19, इट मस्ट बी 19। 19 के बाद 20, 21, 22, देन 23। इस तरह से सीक्वेंस को लिख लेना है और इसका आंसर करना है। 41 प्लस 17 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 58। 58 कहाँ पे चमक रहा है? यहाँ पे चमक रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट नंबर तो हो जाएगा 77 एंड 100, यानी कि 77, 77 प्लस 23 विल बी 100। ठीक है, तो स्मार्टली वर्क करना है। ऑप्शन एक ही दिख रहा है 58 का, एंड इट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो बता। एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, वेरी गुड। कभी कभी सवाल में एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है, कॉन्जिक्यूटिव की जगह अल्टरनेट प्राइम नंबर्स। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, तो आपको तो कॉन्जिक्यूटिव की आदत है, अल्टरनेट पूछ लेगा तो फिर वहाँ पे परेशान नहीं पड़ जाओगे। लेकिन सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप जान पाओगे कि अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकता है क्या? 2, 5, 11, 17, ऐसा। वट विल बी द नेक्स्ट नंबर? अब आप बोलोगे सारे के सारे प्राइम नंबर है, 2, 5, 11, 17, तो आप बोलोगे ये तो 19 होना चाहिए, जो कि फिर गलत हो जाएगा। ये अल्टरनेट सीरीज है, ना कि कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट बाद वाली, जस्ट बाद वाली, जस्ट बाद वाली, लेकिन अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। देखो 2 और 5 के बीच में मैंने एक यहाँ पे प्राइम नंबर छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ा है? 3। 5 और 11 के बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ दिया है मैंने, 7। 11 और 17 के बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ा है मैंने, 13। और 17 और 19 के बीच में मैंने कोई भी प्राइम नंबर नहीं छोड़ा, इसीलिए गलत आ रहा है। यानी कि एक प्राइम नंबर छोड़ना पड़ेगा, 19। द नेक्स्ट नंबर शुड बी 23। इज इट क्लियर? दिस इज अल्टरनेट प्राइम सीरीज।
ठीक है, तो थोड़ा सा रुक के सीरीज को देख लें फिर आंसर करें, नहीं तो आते हुए भी गलत हो जाएगा। एग्जाम टाइम में माइंड में ट्रिक इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने एग्जाम से पहले इनफ प्रैक्टिस नहीं किया है। देखो, अगर आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, खूब सारे क्वेश्चन करोगे, तो आपको खुद ब खुद वहाँ पे अपनी जो अप्रोच है वो समझ में आएगी कि मैं कैसे इसको करूँ। बिलीव मी, आप बना लोगे सवाल को, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर इतना मैंने पढ़ा है उसके बाद सीधा आप एग्जाम में करोगे जाके, तो हो सकता है वहाँ पे परेशानी थोड़ी हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि खासकर मैथमेटिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना मैथ तो फिर इस तरह से ही है कि आता तो है लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है। नेक्स्ट, करिए भाई इसे। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, आपका जो एप्टीट्यूड है वो काफ़ी डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स सिलेबस है, उसी के अंदर से सवाल हमेशा बनेंगे। आपको वहाँ पे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, यानी कि इस बार कुछ और पूछा है तो अगली बार कुछ और पूछ लेगा। कॉन्सेप्चुअल सवाल, विजुअलाइजेशन वाले पावर सवाल, देखिए आपकी विजुअल मेंटल एबिलिटी सारा चेक कर लेता है। ठीक है, इस तरह के सवाल देखने को मिले, तो उसका एक ही तरीका है कि एप्टीट्यूड को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बार में करने से वो नहीं होगा, डेली लाइफ में थोड़ा 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 पढ़ोगे तो चीज़ें निकल के आएंगी। ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीरीज के सवाल? देखो, सीरीज के सवाल एक ही आएगा। अगर आएगा सीरीज का सवाल आपका तो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं। थोड़े अपने आप लोग बेसिक क्लियर कर लो, बेसिक के साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे डेली प्रैक्टिस भी करो। बिलीव मी, 10 क्वेश्चन से ऊपर करके आओगे। 20 में से कम से कम कह रहा हूँ 10 नंबर, 10 क्वेश्चन तो कर ही लो, क्योंकि 10 में से जो आपको करने हैं 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं। अब सीधे उसका आंसर कर दो। ये वही बात है कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कंटिन्यू रहो। अब चलिए बताइए भाई, ऑप्शन 3, बिटवीन 10 एंड 3। ओके, और बताएं। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, ये थोड़ा सा आपको अलग थिंकिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। कह रहा लाइब्रेरियन इज अरेंजिंग अ 13 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया ऑन द शेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ एक लाइब्रेरियन कुछ किताबें, यानी कि 13 किताबों को सीक्वेंस में सजा रहा है। कैसे? 8, यानी कि 8वां जो वॉल्यूम है उसको पहले रखता है, 11वें वॉल्यूम को सेकंड नंबर पे, देन 5, 4, 9, 1, 7, 6, 10, 3, 12 एंड 2। ये 12 वॉल्यूम को इसने रख दिया, लेकिन एक वॉल्यूम यहाँ पे रह गई, दैट इज वॉल्यूम नंबर 13। अब कह रहा है इसी पैटर्न के हिसाब से हमको बताएं वेयर शुड द वॉल्यूम 13 बी प्लेस। 13 वॉल्यूम को कहाँ पे रखा जाना चाहिए? क्या लेफ्ट मोस्ट में रख दूं, यानी कि सबसे यहाँ पे रख दूं लेफ्ट में, राइट मोस्ट में रखूं यानी कि यहाँ पे रख दूं, या 10 और 3 के बीच में रखा जाए, या बिटवीन 9 एंड 1, 9 और 1 के बीच में रखा जाए? 4 ऑप्शन है, आइदर लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, बिटवीन 9 एंड 1, बिटवीन 10 एंड 3। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यानी कि सीक्वेंस पैटर्न बन रहा होगा, कुछ लॉजिक बन रहा होगा, उसी के हिसाब से किताबों को यहाँ पे बनाया जा रहा होगा।
देखो 8 11 बढ़ गया पहले सीरीज, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, कम। ये अजीब सा सीरीज है, ना ये सही से बढ़ रहा है, ना अल्टरनेट बढ़ घट रहा है, ना ये पूरी तरह से घट या बढ़ ही रहा है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ और लॉजिक लग रहा है, तो वो आपको सोचना। अगर आप लोग उसको सही से समझ पाए, सोच पाए, तो ये देखो जैसे कि 8 लिखा है ना, 8 का जो पहला जो अल्फाबेटिकल नंबर है ई से स्टार्ट होता है, 8, देन 11। मैं दो अल्फाबेट ही लिखूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो तीसरा अल्फाबेट लिखूंगा। देखो 8, देन 11, देन 5, 4, 9, 1, 7, 6। तो यहां तक आपको कुछ समझ में आ जाएगा, इतना पैटर्न अगर आपको आपने इतनी लिख लिया। देखो ई के बाद क्या आता है, ई आता है, लेकिन अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर में अगर देखोगे तो ई तो है ही। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, आई। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे के एल, यानी कि नेक्स्ट अल्फाबेट फिर क्या होगा, नेक्स्ट इसके हिसाब से एल आ रहा है। यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले 8 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, ई के बाद आता है एफ वाला टर्म, और एफ में भी नेक्स्ट टर्म क्या है, आई। आई के बाद आता है ओ, यानी कि डिक्शनरी में ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। यानी कि एक तरह से डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से इसको सजाया गया है। 8, 11, देन 5, 4, एफ के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आता है एस, एस में भी एस ई पहले आता है और एस आई बाद में आता है। इसी सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो 13 का मतलब क्या है, 13 है THIRTEEE, ठीक है 13। तो यानी कि THI, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 12 और यहाँ पे आ रहा है 10। तो बताओ 13 कहाँ पे आएगा, THI ई के बाद आएगा, यानी कि TEN के बाद आएगा, लेकिन THI से पहले आएगा, यानी कि यहाँ पे। दिस विल बी द राइट पोजिशन फॉर 13। समझ पा रहे हैं, यानी कि बिटवीन 10 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। काफी कुछ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ सोचने की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है मे बी एग्जाम में पहली बार में क्लिक ना हो, लेकिन अगर हो गया पहली बार में क्लिक, दैट इज वेल एंड गुड। बहुत बार ऐसा होता है हमें नहीं समझ में आता है, तो अगर ऐसा एग्जाम में कंडीशन बने तो वहीं पे ही सवाल को छोड़ दें मार्क फॉर रिव्यू के लिए, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का वहां पे क्लिक करें और उस सवाल को बाद में लें, बिल्कुल लास्ट टाइम जब आपका सारा पेपर हो जाए, तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें जिससे कि आप उसको लास्ट में रिव्यू कर सको। फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा छोड़ दो, कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आ गया पहली बार में क्लिक कर गया, इसको क्लियर हो गई बात। अल्फाबेट सीरीज का जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, उसके हिसाब से इसको सजाया गया है। तो यानी कि 10 और 3 के बीच में आना चाहिए। अगले सवाल पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए इसको, सवाल को करिए। कह रहे एवरी मंथ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉल्स इन दिस ऑर्डर, यानी कि एक कमोडिटी है, कुछ चीज है, उसमें हर एक मंथ में जो उसका प्राइस है क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे फॉल हो रहा है। तो बताइए अगला जो वैल्यू है वो क्या। बिल्कुल, फर्स्ट वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड भी मैटर करता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 5 लिखा है, ठीक है, और उसके बाद आपका कुछ ऐसा लिखा है टर्म, एफ के बाद कुछ ऐसा टर्म लिखा है, तो यानी कि एफ और एफ है, तो इसमें पहले कौन आएगा हमको नहीं पता लगेगा, क्योंकि दोनों एफ है। फिर हमको नेक्स्ट वाले अल्फाबेट पे जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पे आई लिखा है, तो ऑब्वियसली ये वाला पहले आएगा, क्योंकि ई पहले आता है, आई बाद में आता है, ठीक है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में, इस तरह से। करिए बेस क्वेश्चन को, क्या हुआ इसमें, कोई दिक्कत परेशानी देख लो आप एक बार, अगर देखना है तो। ये लो,
चलिए देखें अब इस सवाल को, ट्राई टू आंसर फास्ट। वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर, 640, 400 एंड 250 क्या बनता है? क्या ये स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है डिक्रीजिंग में? क्या यहाँ पे हम रेशियो लें, क्या लें? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका लॉजिक। लॉजिक भी बताते जाएंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ओके, 156.25 यानी कि ऑप्शन नंबर वन। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 90% की सर ऑप्शन नंबर वन आएगा। लॉजिक कौन बताएगा मुझे? लॉजिक भी तो बताइए। लॉजिक अगर बताएंगे दैट विल बी। अब देखें जरा, 1024, फिर आ रहा है 640, फिर आ रहा है 400, फिर आ रहा है 250। 400 को देख के मन करता है मेरा 20 का स्क्वायर कर दूं, लेकिन बाकी कुछ स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो मेरा फिर मन नहीं करता है कि इसका बाकी का स्क्वायर लिखा भी जाए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे रेशियो चेक करूं, क्योंकि इन दोनों की रेशियो को देख के कुछ समझ में आता है। कैसे? देखो, अगर मैं लिखता हूँ 400 बट्टे, यानी कि डिवाइडेड बाई, यानी कि मैं रेशियो को चेक कर रहा हूँ, 400 डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म, देखो क्या निकल के आ रहा है। 5/8 क्या आ रहा है भाई? 5/8 आ रहा है रेशियो निकल के। ठीक है, इसमें चेक करो, 250 डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म यानी कि 400, कितना हो रहा है? 5/8 कितना हो रहा है भाई? 5/8। तो इसको देख के ही हमें समझ में आ गया ये रेशियो 5/8 का बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? 5/8 का। तो यानी कि यहाँ भी 5/8 का बन रहा होगा। चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। 8 से काटा 80 बार, फिर 8 से काटिए इसको, 8 से तो कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ भी आ गया 5/8। तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, और हम अब किसी से पूछेंगे नहीं कि यहाँ पे 5/8 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लेट से इट इज एक्स। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो एक्स डिवाइडेड बाई द प्रीवियस टर्म 250, दैट विल बी इक्वल टू दिस रेशियो 5/8। यस और नो? समझ में आती है बात? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे चारों में से एक होगा। देखो, दो से काटा तो मैंने 4, 2 से काटा तो 125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x, दैट विल बी इक्वल टू 125 इंटू 5, यानी कि दिस विल बी 625। x से इसको काटोगे, 4 से इसको काटोगे तो ये आएगा 156.25, यानी कि 156.25 विल बी अवर राइट आंसर। लॉजिक समझ में आता है? अगर आता है तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे रेशियो जो है ना, जो रेशियो है वो सेम है। इस तरह की सीरीज को बोला जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं जीपी। ये एक टॉपिक है जो कि 11th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम से पढ़ाया जाता है, जीपी, जिसमें जो रेशियो है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सीरीज।
रेशियो का मतलब 5/8, 5/8, 5/8 थ्रू आउट द सीरीज सेम चलता रहेगा एंड इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। रेशियो इज 8/5। हर्षित का नहीं, रेशियो 5/8 नहीं, 8/5 नहीं होगा, 5/8 ही होगा। रेशियो का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, पिछले वाले टर्म को डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो अगर उस सीक्वेंस से देखा जाए तो 5/8 आएगा, नॉट 8/5। ठीक है। देखो पहचानने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं, सब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वहां पे कुछ और सीक्वेंस मिल जाएगा आपको, तो आप उसको कर नहीं पाओ। तो प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 100 से ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन की कम से कम प्रैक्टिस करो, तो आपको सीक्वेंस पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए उतने करो। अगर आपके पास बुक है IIFS का, अगर बुक ले लो, उसमें तो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें सारे के सारे PYQ। ठीक है। आगे तो ये तो हमारे हो गए नंबर सीरीज के पैटर्न। अब आगे हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और सिंबॉलिक सीरीज, यानी कि सिंबल के ऊपर बेस्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, वो हम देखें। चलिए, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 27 मार्च से, यानी कि कल से। तो आप अभी भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए, ज़्यादा लेट मत करें। तो इस सवाल को करें, क्या पूछ रहे हो आप, नेट में कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रीजनिंग वाला पार्ट होगा। रीजनिंग वाले पार्ट में कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, जैसे काउंटिंग द फिगर्स हो गया, और भी बहुत सारे वेन डायग्राम हो गया, या आपका सिलॉक्स हो गया। इस तरह के सवाल आपको विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। तो रीजनिंग वाले पार्ट में आपको नहीं करना पड़ेगा, रीजनिंग वाले पार्ट में आपको कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आइए। वाले क्वेश्चन ये आते हैं जो सर्किल में होते हैं और एक नंबर गायब होता है, उस पे भी आ रहे हैं, आगे हम उसी का आए। ठीक है। उस भी सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एक तो यही हो गया ना, ये है ट्राइंगल में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए करिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अगर सीक्वेंस को देखा जाए, 7 3 5 क्या बन रहा है 90, 1 6 4 क्या बन रहा है 13। वैसे ही सीक्वेंस में यानी कि सेम लॉजिक में अगर यहाँ भी लगाया जाए 8 2 और 6 में, तो यहाँ पे क्या टर्म बनने वाला है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, मुझे बताएं। बिल्कुल, अभी हम इन्हीं तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करें। इन तरह के सवालों का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट यूर एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो लॉजिक है या आपका जो माइंड है किस तरह से वर्क करता है, यानी कि कैलकुलेट नंबर से खेल पाते हो, यानी कि नंबर से आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाते हो। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन। 82, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर कर रहे हो ना। चलिए देखो, 7 3 5 के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि 90 बन जाए। 7 3 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 15, 15 इंटू 7 105 बन गया, लेकिन ये तो 90 है। 105 से मैं क्या करूं, यानी कि तीनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 इंटू 3 इंटू 5, तो ये मिला के आता है 105। वो समझ में नहीं आता।
यहाँ पे देखो 1 × 6 × 4, ये क्या बना रहा है 24 × 1 यानी कि 24 आ रहा है, लेकिन ये तो 13 आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि 105 को अगर 90 लाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, इसमें 15 माइनस करना पड़ेगा, तब ये 90 बन के आएगा। वैसे ही 24 से अगर मैं 13 लाना है तो यहाँ पे मुझे 7 8 9 10 11 11 माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके 13 आएगा। लेकिन ये 11 और 15 कहाँ से लेके आए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो आप देखोगे कि 11 बन रहा है 6 + 4 + 1 11, यहाँ पे 15 बन रहा है क्या, 7 और 3 10, 10 और 5 15, बिल्कुल ठीक है। यानी कि सारे के सारे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो और माइनस करो उनके सम से, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन सब्ट्रैक्ट विद देयर सम, उनके सम से उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा जो बीच में आ रहा है। अगर इसी सीक्वेंस में देखा जाए तो दिस मस्ट बी 8 × 2 × 6 माइनस 8 + 2 + 6, ऐसा होगा कि नहीं। जो भी पैटर्न है, जो भी लॉजिक है, सभी नंबर में लगना चाहिए। कहीं भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब गलत कर रहे हो, ठीक है। सब जगह लग रहा है इसका मतलब ठीक है। 12 × 8 96 माइनस 16, दिस मस्ट बी 80, और ऑप्शन में है भी आंसर, ऑप्शन में 80 आंसर है भी। समझ में आ रहा है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करना होगा पहले सारे नंबर्स को जो आपको कॉर्नर्स पे दे रखे हैं, और माइनस करना पड़ेगा इन्हीं के सम से, तो आपको बीच वाला जो नंबर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। किसी भी तरह की समस्या परेशानी तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करें जरा। कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचें इसमें। करेक्ट करिए लॉजिक और मुझे बताइए, आंसर बताइए और लॉजिक बताइए क्या लग रहा है। एक सर्किट को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो नंबर लिखे गए हैं 14 36 25 25। इसी तरह से अगर सीक्वेंस देखा जाए तो क्या लॉजिक यहाँ पे लगे। ऑप्शन 4 यानी कि आंसर आ रहा है 3। फाइंड द मिसिंग नंबर, ऑप्शन इज 4 3, ओके। और बताइए, ऐड हो रहा है, कह रहे हैं ऐड हो रहा है सर। ऐड हो रहा है क्या मतलब सारे नंबर ऐड हो रहे हैं क्या, ऐसा कुछ क्या सारे नंबर ऐड हो रहे हैं यहाँ पे क्या। देखो 14 36 25 25, देखो 25 और 25 हो गया 50, और 14 और 36 हो गया 50, यानी कि 50 50 कुल मिला के 100। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है 50 और 10 यानी कि 60, 20 और 20 यानी कि 40, यानी कि यहाँ भी 100 हो रहा है, यानी कि सबों का सम दोनों में 100 आ रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ भी 100 आना चाहिए फिर तो, यानी कि 56 एंड 36 दिस विल बी 90, और बाकी 7 प्लस क्या करूँ, ये कुल मिला के 100 आ जाए, 90 तो ये हो गया और 97 ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आना चाहिए, और अभी तो 100 बनेगा ये, यानी ऑप्शन नंबर 4।
बहुत आसान था। सबों का जो सम है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स मस्ट बी 100। क्या होना चाहिए? 100 इसका सम होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी ऑल्सो 100। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस पे आए तो करिए से। सबसे पहले अपने ब्रेन को अप्लाई करें, अपने दिमाग लगाएं, तब इसको देखा जाएगा। एक तरह से नंबर सीरीज का ही पैटर्न है, लेकिन पूछने का तरीका कुछ इस तरह से। इन द फिगर द नंबर ऑफ सर्किल्स इन द ब्लैंक रोज मस्ट बी। क्या आपको दो ब्लैंक रो दिख रही है ना? इसमें कह रहा है नंबर ऑफ सर्किल्स कितने होंगे। यहाँ पे पहले वाले में तो एक है, फिर एक है, दो है, तीन है, पाँच है, फिर आठ। तो बोल रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किल और यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किल कितने हो। ऐसा सवाल मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूँ। इस तरह का जो पैटर्न है उसको क्या बोला जाता है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ सीरीज? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 3, 13 एंड 21। ओके, ओके, और बताइए। लेकिन इस तरह का जो सीरीज है इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ सीरीज? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। बताएं भाई। देखो, पहले नंबर ऑफ सर्किल्स हैं 1, फिर 1, 2, 3, 5 एंड देन 8। इस सीक्वेंस को मैं अगर ऐसे लिखूं, 1, 1, 2, 3, 5, 8, तो अगला नंबर क्या होगा? देखो, 1 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 2। फिर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 3। वैसे ही 2 और 3 को ऐड करूंगा तो अगला नंबर पाऊंगा। 3 और 8 को 3 और 5 को ऐड करके मैं अगला नंबर पा लेता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर विल बी द सम ऑफ 5 एंड 8, लेकिन दिस मस्ट बी 13। यानी कि जो भी नंबर मुझे नेक्स्ट निकालना है तो प्रीवियस 2 टर्म को ऐड कर दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला नंबर बताएं। इसमें 13 और 8 को ऐड कर दो, 8 और 13 यानी कि 21। तो आंसर विल बी 13 एंड 21, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कह रहे सर फेबोनिकी सीरीज, फेबोनिकी सीक्वेंस। वेरी गुड। इसका मतलब होता है फेबोनिकी सीक्वेंस। देखिए, फेबोनिकी बेसिकली इटालियन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ये सीरीज बना है, फेबोनिकी सीरीज। ठीक है, तो एकदम आप लोगों ने सही पहचाना, फेबोनिकी सीरीज या सीक्वेंस। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको टर्म को पहचानना है और अगले 2 नंबर बताने। नेक्स्ट, अगला सवाल। ये सारे के सारे सिंबॉलिक सीरीज के सवाल हैं, तो इसको जरा फटाफट से करें, बहुत ही आसान होते हैं। आपको बस देखना होता है क्या पैटर्न बन रहा है और समय लें।
और मुझे बताएं। आइडेंटिफाई द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फिगर इन द सीक्वेंस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। तो अगला जो फिगर है यहाँ पे क्या बनना चाहिए अगर इसी सीक्वेंस से देखा जाए तो। ओके, ऑप्शन नंबर 3 की भरमार, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। देखो, बहुत ही आसान है। अगर पहले वाले फिगर को देखोगे तो कुछ ऐसा सर्किल है, उसमें 4 क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला क्वाड्रेंट, इसको शेडेड कर रखा है रेड कलर से। अगला सीक्वेंस देखोगे तो ये जो रेड वाला जो शेडेड पार्ट है ये आगे चला गया है, यानी कि इधर। और आगे वाले फिगर में देखोगे तो ये आगे शिफ्ट हो गया है, और आगे वाले फिगर में देखोगे तो यहाँ शिफ्ट हो गया है। यानी कि एक तरह से क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। पहले था यहाँ पे, फिर चला गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और चौथे वाले में यहाँ पे। इसका मतलब अगर इसी सीक्वेंस से चला जाए तो फिर से यहीं पे आ जाएगा दोबारा से। यानी कि नेक्स्ट फिगर शुड बी लाइक दिस, इस तरह का, जिसमें यहाँ शेडेड होना चाहिए पार्ट। यानी कि ये तो हमें समझ में आ गया। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेडेड यहाँ पे। आगे देखो, नेक्स्ट चीज को देखो। अगर मैं सेकंड पैरामीटर को देखूं, यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं है, यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं है ना यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1, और यहाँ पे है 2। वो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाले फिगर में देखो, यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 4। नेक्स्ट वाले फिगर में देखो, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया क्या, 6। सीक्वेंस से समझे? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 की जगह 2 हो गया। नेक्स्ट वाले फिगर में फिर आगे गए तो यहाँ 2 की जगह 3 हो गया। यानी कि क्लॉकवाइज ये एक एक से इंक्रीज कर रहा है। पहले 1 है, फिर 2 हो गया। पहले 1 है, फिर क्लॉकवाइज आगे गया तो 2 हो गया, फिर क्लॉकवाइज और आगे गया तो 3 हो गया। तो नेक्स्ट वाले फिगर में यहाँ पे 4 होना चाहिए इस हिसाब से। तो यानी कि इस तरह का फिगर है। अब इस वाले सीक्वेंस को देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट क्लॉकवाइज आगे जाएगा तो 2 की जगह 4 हो गया। 4 के बाद यहाँ पे 6 हो गया। यानी कि 2 2 के मल्टीपल में, 2, फिर 4, फिर 6, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8। यानी कि इस तरह का आंसर आपका होना चाहिए। यानी कि 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन नंबर 3। बाकी कहीं भी ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यही चीज़ को आपको पकड़नी। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, तो इजीली हो जाएगा सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें इसको। ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। करिए इसको जरा और बताइए मुझे क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका।
फाइंड द मिसिंग लेटर A B C D F I L O K P U Z P W D. Then what should be the alphabet in this vacant place? इस वैकेंट प्लेस पे क्या अल्फाबेट होना चाहिए हमको बता। आप चेक कर सकते हो आइदर हॉरिजॉन्टली, आइदर वर्टिकली, और वी कैन से आइदर इन द रो और इन द कॉलम। क्या सीक्वेंस बन रहा है? जो आज के सेशन में पहली बार जुड़ा है यहाँ पे, तो कल वाला सेशन भी एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर बेस सारे के सारे पीवाईक्यू आपको करवाए हैं। ये मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू जो कि हमने प्रीवियस ईयर से लिए, ठीक है। तो सारा का सारा जो हमारा पीवाईक्यू का सीरीज चलेगा इस वीक, तो 11 बजे ज्वाइन हो जाया करिए और कोशिश करिए कि लाइव ही देखा जाए। ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं, आंसर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जे हो जाएगा। इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो जे होना चाहिए। ओके, और बताइए। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको देखने का? सबसे आसान तरीका है सर, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, यानी कि +1 +1 +1 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है। अगर ऐसा है तो एफ के बाद आई, आई के बाद एल, एल के बाद ओ आ रहा है। एफ जी एच आई, यानी कि 3 अल्फाबेट को छोड़िए। आई जे के एल, 3 अल्फाबेट को छोड़िए। एल एम एन ओ, 3 अल्फाबेट को छोड़िए। यानी कि यहाँ पे +1 +1 +1, यहाँ पे +3 +3 +3, यहाँ पे क्या बनेगा फिर? के एल एम एन ओ पी +5, QRSTU +5, VWXYZ +5। समझ में आ गया? +1 +3 +5, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? PQRSTUVW +7, यानी कि सारे के सारे ऑड नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। +7 है तो यहाँ भी +7 होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर W से +7 करूंगा तो D कैसे आ गया? कैसे आया? देखो, WXYZ। अब आप बोलोगे अल्फाबेट तो खत्म हो गए। अल्फाबेट कभी भी खत्म नहीं होते हैं इस तरह की सीरीज में। दोबारा से आपको स्टार्ट कर देना है ए से, जैसे कि W आपने पढ़ा XYZ, 3 तक पढ़ा। दोबारा से स्टार्ट कर देना आपको ए से, ABC, ठीक है। यानी कि +7 इस तरह से होगा। नेक्स्ट +7, DEFGHIJK, यानी कि दिस मस्ट बी के, ठीक है। EFGHIJK, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भाई के आ रहा है। आप सभी लोग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 3 वाला क्यों कह रहे हो भाई? जरा मुझको बताएं, जे क्यों आ रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? यही तो आएगा ना, जे थोड़ी आएगा, बताएं। जे तो किसी लॉजिक से नहीं आ रहा है। वहां पे तो +6 करना पड़ेगा फिर ना, क्योंकि यहाँ पे +7 आ रहा है। इट मस्ट बी +1 +1 +3 +3 +5 +5 +7 +7, दिस इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आएगा ना, ठीक है। आगे
एक और सवाल ऐसा, करिए इसे। फाइंड द मिसिंग लेटर। यहाँ पे भी हमें मिसिंग लेटर बताना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। सीक्वेंस को चेक करो, रो में चेक कर सकते हो और कॉलम में भी चेक कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे और जो आसान है। ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर पे कह रहे हैं कि सर ओ आ जाएगा। ओके, और बताइए भाई। ऑप्शन फोर पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सहमत हैं कि ओ। सीक्वेंस को चेक करो, देखो कैसे सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं हम। मेरा मन करता है इसको कॉलम वाइज में चेक करूँ, क्योंकि A C E G मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पे शुरू करिए। कॉलम वाइज चेक है, बिल्कुल। मैं भी कॉलम वाइज ही चेक करूंगा। देखो, ए के बाद आ रहा है सी यानी कि +2 करिए। सी, डी छोड़ के ई यानी कि +2। ई, एफ जी यानी कि +2। ओके। एम के बाद के के बाद आई, ये तो अल्फ़ाबेट नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ घट रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसको। ये तो ऊपर से नीचे है। आई के बाद के, इस तरह से आई जे के, यानी कि नीचे से ऊपर +2। के एल एम +2। एम एन ओ, अगर +2 करूंगा तो यहाँ पे ओ आना चाहिए, यानी कि दिस मस्ट बी ओ। क्लियर? कुछ भी नहीं करना है आगे। आगे चेक कर सकते हो क्यू आर एस यानी कि +2। टी यू +2, ये ऊपर से नीचे है। वी डब्ल्यू +2, तो ये नीचे से ऊपर होगा। वाई के बाद ए कैसे आ रहा है? वाई के बाद जेड, जेड के बाद दोबारा से शुरू कर दो ए से, यानी कि +2, देन +2 एंड देन +2। सीक्वेंस इज दिस। ऊपर से नीचे +2, फिर नीचे से ऊपर +2, फिर ऊपर से नीचे +2, नीचे से ऊपर +2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत परेशानी? खुद ब खुद पैटर्न बन जाएगा एक बार अगर इस तरह से देखोगे। कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। AC ओनली 1 का गैप हुआ एंड 2 का गैप नहीं हुआ। देखो ना, ए के बाद अगर मैं बी बोलूंगा तो कितना है भाई? नेक्स्ट अल्फाबेट है, यानी कि +1 करके आ रहा है। तो बी, ए की जगह अगर सी है तो क्या आएगा? +2 करके आएगा। यानी कि कितने का गैप है? 2 का गैप है ना। समझ में आ रही है बात? आगे, दिस इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फा तो है अल्फाबेट, ए से लेके जेड तक। न्यूमेरिक का मतलब है नंबर्स। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको, एज वेल एज आपको अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे हैं। तो जरा इसका आंसर करें मुझे। एफ
2, देन यहाँ पे गैप है, देन D8, C16, B32, A64। नंबर्स देख के तो खुश हो गए होगे। 2 से 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, बात यानी कि 64, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं। ओके, नंबर को देख के तो समझ गए। 8 के बाद 16 हो रहा है, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, यानी कि 8 इंटू टू किया तो 16, 16 इंटू टू किया तो 32, 32 इंटू टू किया तो 64। अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2 इंटू टू करना पड़ेगा, तभी तो 4 आएगा, और 4 इंटू टू करना पड़ेगा, तभी तो 8 आएगा, यानी कि ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन 4 वाले 2 ऑप्शन है। अल्फ़ाबेट को देखो, अल्फ़ाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिवली, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, एंड इट मस्ट बी ई। यहाँ पे ई होना चाहिए, यानी कि ई। बस नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करिए और अल्फ़ाबेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाइए कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत की बात तो मुझको बताएं। आगे चलिए। क्लास का पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लोगों को मिल जाता है क्लास के तुरंत बाद, आधे घंटे के अंदर। तो वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर लीजिए करिए, अगर आपको ज़रूरत है इसका। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं। ओके, अगर इस सीक्वेंस को देखोगे तो आप पाओगे कि ये क्या बन रहा है। देखो, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, जिसमें ये आपको रेक्टेंगुलर ये आपको सर्कुलर डॉट दिख रहा है, और यहाँ पे एक बॉल, एक सर्किल दिख रहा है। अब इस सर्किल को अगर आप देखोगे तो इस सर्किल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है धीरे धीरे से। कैसे? देखो, जो सर्किल की जो पोजीशन है अभी इस वाली साइड के पास में है, नेक्स्ट वाले फिगर में ये इस वाले साइड के पास आ गया, और नेक्स्ट वाले में ये इस वाली साइड पे आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है हर एक साइड पे। पहले इधर वाली साइड पे है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आ गया, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, तो यानी कि चौथे वाली फिगर में ये इधर आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में तो एक ही दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिस मस्ट बी द आंसर। लेकिन इस वाले को भी चेक कर लो, पहले ये इस वाले कॉर्नर पे है, फिर ये इधर वाले कॉर्नर पे है, यानी कि इधर है, यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, पहले यहाँ पे है, फिर इसकी पोजीशन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे कहीं पे होगी, या यहाँ पे होगी, यानी कि क्लॉकवाइज जाएगा। तो देख रहे हो क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। ठीक है, सबों ने आंसर सही किया है, तो अगले सवाल पे बढ़े आ जाए। अगला सवाल क्या है भाई? चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, आखिरी क्वेश्चन, करिए इसको। पैटर्न को पहचाने और अगला पैटर्न बताएं।
What could be the fourth figure in this sequence? ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ रहा है। एक चीज को पकड़ के चलो, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपको सीक्वेंस पहचानना है तो केवल एक चीज को पकड़ के चलो हर एक चीज में, तो आपको समझ में आएगा पैटर्न। दो दो चीज तीन तीन चीज को एक साथ मत लो, केवल एक सिंगल चीज को लो। तब में स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि एक स्क्वायर बनेगा इस तरह का, ये तो पक्का है। बाकी अगर आप इसका सीक्वेंस देख रहे हो, यानी कि अगर इस एरो को देख रहे हो, तो पहले एरो का जो पोजीशन है यहाँ पे है, फिर इसका पोजीशन यहाँ आ गया, फिर इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया। आपको दिख रहा है क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, यानी कि अब ऊपर होगा इस तरह से, ऐसे। तो अब ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को तो फिर दोबारा से पलट के देखोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा पैटर्न बन ही नहीं रहा है। अब 3 और 4 में से ही एक आंसर है। अब आंसर कैसे पता लगेगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों जगह डॉट है, यानी कि इसमें तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि डॉट को देख के कि कौन सा आंसर होगा, यानी कि दूसरे पैरामीटर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर रखा हुआ एक सर्किल। नेक्स्ट वाले फिगर में एक सर्किल है, सर्किल के अंदर रखा हुआ एक स्क्वायर। समझ पा रहे हो, पहले स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, फिर सर्किल के अंदर स्क्वायर है, और फिर से स्क्वायर के अंदर सर्किल है। तो अगला फिगर क्या होगा, अगला फिगर होगा सर्किल के अंदर स्क्वायर, यानी कि ये वाला। तो सर्किल के अंदर स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 4 वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया। 1 पैरामीटर को एक बार में देखो तो खुद ब खुद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दिस विल बी द राइट आंसर। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास। तो आई होप आपको नंबर सीरीज में कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, और नंबर सीरीज का अगर सवाल बनता है तो आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे, एग्जाम कर लोगे ना, बताएं जरा। अब अपनी तरफ से भी आप लोग नंबर सीरीज का जाके प्रैक्टिस करो, और जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। टेलीग्राम का जो आप टेलीग्राम पे सर्च में अगर IFS एप्टीट्यूड नाम से चेक करोगे तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा IFS एप्टीट्यूड। वहीं पे सारे के सारे PDF और सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनका अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर टुडे। एक सवाल मैं देना चाहता हूँ हर दिन की तरह, इस सवाल को करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, और कल इसको फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी तरह की समस्या परेशानी तो मुझको बताएं, और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर भी करा करिए, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ पाएँ, और यही एक मोटिवेशन का रीज़न है हमारा, जिससे आप लोग यहाँ पे सेशन को पसंद करते हो, तो यहाँ पे पता भी लगना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और जुड़ जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, क्योंकि आपके एप्टीट्यूड के स्कोर को ज़रूर बूस्टअप करेंगे।
Till then, thank you so much and happy learning and all the very best. Have a nice day. Thank you.